हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड यूनिवर्स। आज हम बात करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, संसार की वे सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी हैं उसे पदार्थ कहते हैं। अर्थात वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। द्रव्यमान क्या है कि उनका कोई द्रव्य है, द्रव्य का मान है, मास। यानी वे वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं हैं, वो जिस भी चीज से बनी हुई हैं उसी को पदार्थ कह देते हैं। जैसे अब मिट्टी एक पदार्थ है, पत्थर एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, गैसेस जितनी हैं वो सभी पदार्थ हैं। पेड़ पौधे भी जिस जिस चीज के मिलकर बने होंगे। अब पेड़ है, पेड़ किससे बना है? पेड़ में मिनरल्स भी हैं, पेड़ में वाटर भी है, पेड़ में का कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, क्लोरोफिल्स भी है, तो अदर पिगमेंट भी हैं। तो ये सब चीज़ें पदार्थ कहलाएंगी जिनको के मिलकर के पेड़ एक बना हुआ है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, वो भी जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो सभी एक पदार्थ के अंदर आएगी। अब प्राचीन भारत में पदार्थ को कैसे वर्गीकृत किया गया था? प्राचीन भारत में जो ओल्ड हमारा ट्रेडिशन था उसमें पदार्थ के बारे में क्या कहा गया है? प्राचीन भारत में पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया है वो पंचतत्वों के रूप में किया गया है। अभी कहा भी जाता है कि हमारा शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना है और पंचतत्व में विलीन हो जाना है। यानी वो पंचतत्व हैं कौन? वो पंचतत्व हैं वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। कई बार एग्जाम्स में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्या है पंचतत्व, क्या जानते, पंचतत्व किसे कहते हैं, पंचतत्वों के नाम लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और जल। अब हम जब यहाँ पर साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस की लैंग्वेज में, इन द सेंस ऑफ साइंस, पदार्थ का जो स्वरूप होगा या पदार्थ का जो हम वर्गीकरण होगा वो दो प्रकार से हम करेंगे। एक भौतिक स्वरूप होगा उसका, दूसरा उसका रासायनिक स्वरूप होगा। भौतिक स्वरूप किसे कहेंगे? पदार्थ जो आपको दिखाई देता है, पदार्थ की वे प्रॉपर्टी जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, वो भौतिक स्वरूप के अंदर आता है। और रासायनिक स्वरूप जिनको आप फिजिकली देख नहीं पा रहे हैं लेकिन जो जिस चीज से वो पदार्थ बना हुआ है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आती हैं। तो आज हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के अंदर पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या क्या है? कि पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है पदार्थ की, वो आती है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और ये कण इतने छोटे होते हैं कि इनको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यानी हम अपनी आंखों से इन कणों को नहीं देखते, बहुत छोटे छोटे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और दूसरी चीज के पदार्थ के कणों के भी रिक्त स्थान भी होता है। इतने छोटे स्मॉल पार्टिकल हैं कि उनको हम अपनी नग्न आंख से नहीं देख पा रहे हैं, और लेकिन उनके भी रिक्त स्थान भी है। अब हमको यही चीज एक्सप्लेन करनी है या सिद्ध करनी है, प्रैक्टिकली सिद्ध करनी है कि क्या इनने छोटे कण होते हैं उनको आंखों से नहीं देख पा रहे हैं और उनके बीच भी रिक्त स्थान है। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमको क्या करना है? नमक लेना है, एक कांच का एक हमको गिलास लेना है, एक जार लेना है 100 ml का। अब हमने क्या किया, जो बीकर लिया है या जो जार लिया है या जो गिलास लिया है उसमें हमने 50 ml 50 ml पानी भर दिया है, शुद्ध पानी भर दिया है, और एक स्पून में साल्ट ले लिया, नमक ले लिया है, और उस साल्ट को हमने उस पानी में डाल दिया है। और हाँ, हमने जो 50 ml पानी लिया उसको मार्क भी किया है कि किस लेवल तक पानी गया हुआ है, पानी का लेवल क्या है। हमने नमक डाल दिया, हम देखते हैं कि यहाँ से नमक धीरे धीरे जो है, नमक के पार्टिकल्स ऊपर की ओर आते हैं। अब जो नमक अभी सॉलिड स्टेट में दिख रहा था उसी के पार्टिकल अब यहाँ से ऊपर को उठ रहे हैं, और हम जब ग्लास रॉड से उसको हिलाते हैं तो हमको ये पार्टिकल इधर उधर मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये पार्टिकल डिसअपियर हो जाते हैं, यहाँ से अदृश्य हो जाते, दिखाई नहीं देते। ये कांच की रॉड से हमने जब पानी को हिलाया तो पार्टिकल पहले मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए,
और उसके बाद वो पार्टिकल डिसअपियर हो गए, यानी कण, पार्टिकल मीन्स कण। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। और दूसरा, पदार्थ के कणों के भी रिक्त स्थान होता है। क्यों? अब ये कैसे सिद्ध होता है? क्योंकि जो हमने लेवल मार्क किया था 50 ml का, वो नमक 1 स्पून इसमें नमक चले गया, घुस गया है, एक नमक पूरा घुल गया है, डिजोल्व हो गया है। उसके बाद भी जो 50 ml का जो लेवल है वो पानी का नहीं बढ़ा, वो लेवल उतना ही रह गया। इट मीन्स क्या है कि जो पदार्थ में जो पानी का लेवल अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसका जो क्वांटिटी, उसकी जो रिक्त स्थान है, पदार्थ कणों के भी रिक्त स्थान होता है, तभी उन्हीं उन्हीं रिक्त स्थान, उन्हीं वैकेंट स्पेसेस में वो मैटर या पार्टिकल्स के जो कण हैं वो चले गए। अब अगला क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। वो कांस्टेंट स्टेट में नहीं है कभी भी, कि जो अगर जैसे हैं वो कण उसी जगह पर रहेंगे, ऐसा कहना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसको कैसे हम डिसाइड करें? इसको हमने सिद्ध करने के लिए हम, क्योंकि साइंस अगर हम पढ़ते हैं तो हमको उसको विदाउट प्रैक्टिकली, हमने अपने दैनिक जीवन के साथ विदा जोड़े हुए उसको हम समझ नहीं सकते। उसको समझने के लिए हमने क्या कर रखा है कि हमने एक जार लिया है, हमने 2 इस टाइप के जार लिए हैं, उन जारों को आपस में कनेक्ट कर रखा है एक ट्यूब के द्वारा। और यहाँ पर एक वॉल्व है जो अभी क्लोज है। पहले वाले जार में हमने गैस ए भरी है, कोई भी गैस हो सकती है, लेकिन उसकी जो सांद्रता है वो उच्च है, यानी अधिक मात्रा में यहाँ पर गैस के कण हैं। और दूसरे में जो है गैस बी भरी है, दूसरी गैस भरी है जिसकी सांद्रता कम है, निम्न सांद्रता में भरी है। अब क्या होता है, हम जब इसके वॉल्व को यहाँ पर खोल देते हैं, अगले बार जब इस प्रोसेस को देखते हैं कि यहाँ का जो हमने बटन या वॉल्व किया था वो हमने बंद था पहले, अब हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद क्या होता है कि जो ए गैस के जो पार्टिकल हैं, ए गैस के पार्टिकल वो बी में मूवमेंट हो गया, और बी गैस के पार्टिकल ए में मूवमेंट हो गया। यानी अब दोनों जारों में ए और बी दोनों गैस के पार्टिकल हैं, ए और बी दोनों पार्टिकल हैं, लेकिन क्या है, उसकी जो सांद्रता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। अब बराबर हो गया कंसंट्रेशन, यहाँ पर अधिक सांद्रता में गैस थी और यहाँ कम सांद्रता में थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों सांद्रता बराबर हो गई। यानी जो ये मूवमेंट था इन गैस के कणों का, ए गैस बी में गई और बी ए में आई आपस में, तो ए गैस का जो मूवमेंट बी की ओर यहाँ पर हुआ है, तो ए बी ए में गई, लेकिन जो यहाँ पर क्या हुआ, जो मूवमेंट होता है गैस का ए का, क्योंकि इसमें तो इतनी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसमें गैस का बी का था, सपोज इसका वॉल्यूम 5 ml था और इसका 10 ml था, तो 5 और 10 15 हो गया, और 7.5 ml हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सांद्रता बराबर हुई, लेकिन एक चीज और इसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि गैसों में क्या होता है कि जब पदार्थ के कण जो होते हैं उच्च सांद्रता से, जब पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, और वो तब तक गति करते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को जो हम कहते हैं वो विसरण कहते हैं। विसरण गैसों और द्रव में होता है, ठोसों में नहीं होता। यानी जब पदार्थ के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, और उनकी तब तक गति करते हैं जब तक कि उनकी सांद्रता बराबर हो जाए, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को अंतरा आणविक बल द्वारा आकर्षित करते हैं। किससे? अंतरा आणविक बल द्वारा। कि पदार्थ के कणों के बीच अंतरा आणविक बल होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। अब कैसे पता करें कि जैसे लकड़ी है, एक रबड़ है, एक लोहे की कील है, अगर हमको लकड़ी को अलग करना है, यानी लकड़ी का जो टुकड़ा है इसको 2 भागों में डिवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। बाहर से फोर्स लगाएंगे तभी ये लकड़ी 2 भागों में टूटेगी। यह रबड़ है तो रबड़ बैंड को हमको स्ट्रेच करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? इसका मतलब इनके पार्टिकल को आपस में बंधे हुए हैं, अंतर आणविक बल द्वारा बंधे हुए हैं, और हमको बाहर से उतना फोर्स लगाना पड़ेगा जो जितना अंतर आणविक बल है उससे अधिक, तभी हम इसको तोड़ पाएंगे।
अगर हमने उतना ही फोर्स लगाया जितना अंतराणुविक बल उनमें है, उतना बाहर से भी उतना ही लगाया, तो वो टूटेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब पदार्थ के कणों के बीच भी अंतराणुविक बल होता है। कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमने आज डिस्कस किया, जो भी हमने चैप्टर में जो पार्ट्स पढ़ा है, उसमें हमें क्या मिलकर के आया कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यह रिक्त स्थान ठोस पदार्थों में सबसे कम और गैसों में के कणों के बीच सबसे अधिक होता है रिक्त स्थान। और इस रिक्त स्थान पर ही यह अंतराणुविक बल भी डिपेंड करता है। इसी कारण अंतराणुविक बल सबसे अधिक ठोसों में एवं सबसे कम गैसों में होता है। सबसे अधिक किस में होता है, ठोसों में, सबसे कम गैसों में होता है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसों में कम है, सॉरी अधिक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक है तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, यानी अंतराणुविक बल कम होगा। और अंतराणुविक रिक्त स्थान कम होगा तो अंतराणुविक बल अधिक होगा। यानी एक चीज अगर बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अंतराणुविक बल, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी अंतराणुविक बल जो होता है अंतराणुविक रिक्त स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अंतराणुविक बल अधिक कब होगा, जब अंतराणुविक रिक्त स्थान कम होगा। या अंतराणुविक बल कम कब होगा, जब अंतराणुविक रिक्त स्थान अधिक होगा। तो पदार्थ के कण, अगली प्रॉपर्टीज क्या पड़ी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, तभी गतिशील होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है। और गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है। एरो ऊपर को लगाने का मतलब तापमान बढ़ रहा है। गति ऊर्जा हमेशा तापमान बढ़ता है तो बढ़ती है। और गति ऊर्जा के लिए एक चीज और है कि गति ऊर्जा सबसे अधिक गैसों में होती है, फिर द्रव में होती है, फिर ठोस में होती है। सबसे अधिक गैस में। अब यहाँ पर जो एक चीज आई, गति ऊर्जा तापमान बढ़ने के साथ बढ़ती है, ये हम कैसे डिसाइड करें, कैसे इसको सिद्ध करें? सोचें अगर हम कि तापमान बढ़ने के साथ पदार्थ की गति ऊर्जा बढ़ रही है, इस बात को प्रैक्टिकली अगर हमको प्रूव करने के लिए कहा जाए तो क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि जब खाना बन रहा होता है घरों में, प्रेशर कुकर में हमने खाना रखा होता है, उसमें जो भी हमारी डिशेस बन रही होती है, तो वो क्या होती है, जब उसकी सीटी निकलती है तो गर्म वो जो हवा है बाहर निकलती है और हमको बाहर ही पता लग जाता है कि अंदर पक क्या रहा है। क्यों? गर्म हवा के साथ तापमान बढ़ने के साथ उसके जो पार्टिकल्स थे उनकी मूवमेंट ज्यादा तेज हुआ, इसलिए हमको बाहर ही पता लग गया। और अगर उसी की जगह अगर कुकर में ठंडा खाना खोला गया होता तो हमको बाहर पता नहीं चलता कि खाना क्या बना हुआ, अंदर कौन सा खाना है, कौन सी डिश बनी हुई है। अब इसीलिए गति ऊर्जा सबसे अधिक गैसों में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद ठोसों में होती है। तो ये हमारा ओवरऑल आज का टॉपिक था। अब इसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जिसको आपको करना है कि निम्न में से कौन से पदार्थ हैं। आपको ये क्वेश्चंस रफ कॉपी में इनको सॉल्व करके लेके आना है। और जो आज का मैटर है उसको पीडीएफ के रूप में मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आप नोट्स बना लेंगे। उसके अलावा जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको रफ कॉपी में सॉल्व करके इनके आंसर आप मुझे सेंड करेंगे। और फेयर कॉपी में इनको तभी करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है। अब क्वेश्चन जैसे है, निम्न में से कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, विचार, शीतल पेय, बर्फ, इसमें से आपको जो पदार्थ हैं वो छांट के अलग करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक नाविक पानी को काट पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी जो नाविक है, नाव चलाता है तो पानी को काटता है तभी नाव आगे बढ़ती है। तो जो पानी कट रहा है वहां पर पानी एक पदार्थ है, और पदार्थ का उसमें कौन सा गुण है, उस गुण को ढूंढना है और उस गुण को आपने लिखना है। पानी काटते वक्त कौन सा गुण आपको पता है, जो हमने आज प्रॉपर्टीज, इसकी 4-5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इन्हीं में से कोई एक गुण होगा, वो आपको ढूंढ के लिखना है। और उसके बाद आप मुझे उसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सेंड कर देंगे। तो आज इतना ही। कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका जो हम अगला जो पढ़ेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल भौतिक आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस,
3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताब में आपको दिया गया है कि ठोस द्रव गैस क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज आप घर के पढ़ के लाइएगा, तब आपको यहाँ पर उसके बाद में कल नेक्स्ट डे जो है उस टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।